हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और आप लोग देख रहे हैं केबी नॉलेज बूस्टर। तो मैं हूं आपका अभिषेक और हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने कर लिया था और ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो है। जैसे कि हमने बताया, आपको ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मे भी आपका चांसेस है कि मंडे से मैं ऑनलाइन क्लास लेना चालू करूँ। तो ऑनलाइन की जो टाइमिंग रहेगी, सॉरी फॉर दिस, ऑनलाइन की जो टाइमिंग रहेगी वो रात को 9 बजे से रहेगी, ठीक है ना। और ऑनलाइन की अगर दिक्कत बनी रही तो आपको ऑफलाइन तो मिलता ही रहे, मतलब ऑनलाइन में रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिलती ही रहेगी। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया था। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए ज़रा, एक वृत्त त्रिभुज, ठीक, लिखा हुआ है एक वृत्त त्रिभुज ए बी सी भुजा के बी सी को स्पर्श करता है, ठीक है। स्पर्श करता है तो बना लेते हैं इसका ज़रा सा। सॉरी फॉर दिस। तो एक वृत्त बनाते हैं ज़रा सा साइड में। एक वृत्त बनाया, ठीक है ना। और इसको स्पर्श करता हुआ एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक स्पर्श करता है तो ये ऐसे चला गया, और स्पर्श करता है तो, अरे यार आप समझ जाना, मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये ऐसे चला गया, ठीक, ये इसको स्पर्श करता है और ये स्पर्श करता है तो ये इसको ऐसे टच करता हुआ चला गया, ठीक। अब आपको पता है कि एक सर्किल से अगर दो रेखाएं स्पर्श करती हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होंगी। इस सर्किल का नाम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और सी। और बी और सी रेखाएं जो हैं वो उनको स्पर्श करता है पी बिंदु पर। तो इसको मैं बिंदु पी, बी सी रेखा यह बिंदु पी हो गया, तो ये बिंदु पी हो गया, स्पर्श करता है। अच्छा, मैं इसको कोई और नाम दे नहीं। और ये क्या है, ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु क्यू और आर पर इस वृत्त पर स्पर्श करते हैं। तो यानी ए बी हो गया, ये हो गया क्यू, और ये हो गया बिंदु आर। ये क्लियर है, ठीक है। बढ़ाया जाता है। ए क्यू की लंबाई क्या है, ए क्यू की लंबाई इनमें से क्या है। तो देखो, आपको इतना तो पता ही है कि अगर ये लंबाई बराबर है तो बी पी यहाँ पर लिख दूँ मैं, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू होगा ना, क्योंकि ये वाला और ये वाले के बराबर होगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि इसके लिए आपको क्लियरिटी दिखा सकूँ। तो ये वाली साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड के बराबर होगी। और क्या होगा, सी पी या पी सी पी इज इक्वल टू सी आर, ठीक, ये इसके बराबर होगी। तो एक ही, और क्योंकि स्पर्श पर ये भी दोनों स्पर्श कर रही हैं तो ए क्यू बराबर ए आर, ये भी बराबर होंगे। क्लियर। तो ये ए क्यू, ये लाइन, ये ए आर वाले की लाइन के बराबर होगी। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होगा, वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, होगा कि नहीं, हाँ या ना। अब ए बी को हम लोग ए बी लिखते हैं, क्लियर। और बी सी को क्या लिखेंगे, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ कलर चेंज करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हम दिखा सकें। बी सी को हम लिखेंगे बी पी प्लस पी सी, यानी कि इस बी सी को लिखेंगे बी पी प्लस पी सी। और सी ए को क्या लिखेंगे, सी से ए, उसको हम सी ए लिख लेते हैं ना। नहीं, सी ए को भी हम इसी में चेंज कर लेंगे ज़रा, सी ए को लिखेंगे हम ए आर माइनस सी आर, ए आर माइनस सी आर। क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बी पी किसके बराबर है, बी पी देखो बी क्यू के बराबर है, तो हम ए बी प्लस इसको लिखेंगे हम बी क्यू प्लस। अच्छा, पी सी किसके बराबर है, पी सी किसी के बराबर है क्या, नहीं, पी सी तो पी सी है, पी सी को हमने पी सी लिख लिया, ठीक। प्लस ए आर, ए से आर
वो ए क्यू ए आर किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर। तो ये हमने रख लिया ए क्यू माइनस, और सी आर किसके बराबर है, सी आर को हमने कहाँ गया, सी आर पी सी के बराबर है। सी आर ये देखो ये सी पी या पी सी के बराबर है, सी पी के बराबर है। क्लियर। अब एक चीज़ तुमको दिख रही होगी कि ये पी सी सी पी आपस में कैंसिल आउट। ठीक, तो है क्या हमारे पास, ए बी प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू, ए बी क्यू ए क्यू। क्लियर। ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ये ए क्यू के ही बराबर है। इसको हम लिखेंगे ए क्यू, यहाँ पर लिखें इस लाइन को। अब यहाँ देखो ये ए क्यू के बराबर है, प्लस आगे हमारा ए क्यू लिखा ही हुआ है, इज इक्वल टू ट्राइंगल का पेरीमीटर। ठीक है, यानी 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू ट्राइंगल का पेरीमीटर। अच्छा, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू यानी ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर होता कितना है, 1/2। पेरीमीटर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी बी सी सी ए और इसका हाफ। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सही है। थोड़ा सा ये लॉजिकल है, थोड़ा कठिन होगा ये, ठीक है ना, हल्का सा ये क्वेश्चन कठिन हम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सरल करिए 1/2 डिवाइड बाई, फिर लिखा हुआ है 1/2 इंटू 1/2। ठीक, इंटू में जरा आप ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, आप लोग जरा ट्राई करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ कि नहीं हुआ। इंटू 3/4। अच्छा 4, देखो हमेशा बॉड मॉस का इस्तेमाल करो, BODMAS। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ, हम सबसे ब्रैकेट करेंगे, ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो ब्रैकेट तो यहाँ लगा हुआ है, ऑफ तो कहीं लगा नहीं हुआ। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो 1/2 डिवाइड बाई 1/4 इंटू में 1/2 प्लस में 1/2 डिवाइड में, पर इन दोनों का भी तो ब्रैकेट लगा हुआ है, कर देते हैं। तो 3 और 4 4 जाए कितना 16, कोई दिक्कत। अब हम डिवाइड करेंगे क्योंकि ऑफ तो कहीं लगा नहीं हुआ है, तो डिवाइड करने का मतलब ये है कि 1/4 है, इंटू लगाया, इसको लिखा 4/1 इंटू में, फिर ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और ये लगा इंटू, ये हो जाएगा 16/3। हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 से इसको काट दिया, 2 2 जा 4, 2 से इसको काट दिया, ठीक है ना, तो ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 से इसको काट दिया, ये आ जाएगा कितना 8 बार, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 8/3। तो 3 बन जाए 3 8, तो ये आ जाएगा 11/3। वेयर इज द ऑप्शन 11/3, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियां यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स, इनका रेशियो तुमको दे रखा है। बॉयज़ का है 5, गर्ल्स का है 7, तो 5 7 यानी 5x 7x। इस सत्र के दौरान 8 और लड़के प्रवेश किए कर दिया जाता है, तो लड़कियों की संख्या, लड़कों लड़कियों की संख्या, लड़कियों लड़कों की संख्या का अनुपात 1:1 हो जाता है। हुआ क्या है कि इस 5x में 8 लड़के और आ गए। अच्छा, लड़कियों में 7x था, वो 7x ही रहा, इनका अनुपात कितना हुआ 1/1, यानी कि ये अगर 7x है तो ये भी 7x ही होना चाहिए। मल्टीपल चाहे तो कर लो, तो 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 7x, उधर जाएगा तो 8 इज इक्वल टू वाट 2x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। हमसे कह रहा है इनके बीच का अंतर कितना है, जब अंतर निकालेंगे तो 2x आ जाएगा, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 4, 4 2 जा है 8,
ऑप्शन नंबर ये सही है ना? क्लियर? चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन योग्यता अंकों से 20 अंक कम प्राप्त किए। एक अन्य छात्र है 80% अंक प्राप्त किए, योग्यता अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। कह रहा कुल अंक कितने? हमने मान लिया टोटल अंक है x। उसका जब कोई लड़का 65% अंक प्राप्त कर रहा है पर वो फेल हो रहा है, कितने अंकों से? 20 अंकों से कम फेल हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं उसमें 20 अंक और जोड़ दूं तो ये पास हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? अच्छा, ये लड़का हो गया है पास। क्लियर? अगर योग्यता अंक का हम 80% निकालें, है कि नहीं, तो इसके कुछ नंबर आए होंगे, कुछ नंबर आए, वो ये नंबर आए। इसको बराबर बराबर क्यों लगा दिया? हटाना पड़ेगा। अब वो कह रहा है कि ये जो भी अंक लाया है प्राप्त योग्यता अंकों से 5% अधिक अंक लाया है। 5% अधिक का मतलब योग्यता अंक का 5% निकाल लो। ये जो नंबर है ना, यही उसके अधिक नंबर है। अगर मैं इस अधिक नंबर को 5x/100 इसको मैं हटा दूँ तो ये सिर्फ पास ही तो हो पाएगा, हाँ या ना? तो अगर दोनों पास बराबर हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। चलो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा। 65 में से 5 जाएगा कितना सॉरी 80 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 75। तो 75x/100 दैट इज़ अ पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो ये पासिंग के बराबर कर लेते हैं। तो दैट इज़ अ 75x/100। इसको उस साइड भेजेंगे तो 20 = 75x/100 माइनस 65x/100। दिस इज 10x/100 बराबर कितना? 20 के बराबर है। 10 से इसको काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। तो परीक्षा के कुल अंक कितने? 200। अगर हमसे ये पूछता कि पासिंग मार्क्स कितने होंगे तो इस 200 का कितना निकालते? चाहे तो हम ये निकाल लेते, कितना? 65%। 200 का 65% कितना होगा? 130 नंबर। पर क्योंकि 20 नंबर अंक कम प्राप्त हुए इसलिए 20 और जोड़ देना है। पासिंग मार्क्स कितने आ जाएंगे? 150। क्लियर? या हम ये कह सकते हैं कि 80 में 5% अधिक थे तो 80 का 5% कम कर दो तो x का कितना? सिर्फ 75%। वो कितना है? 200 का 75% निकाल लीजिए, 75.2। तो ये आ जाएगा 75 2 जा 150। चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो, बात एक ही है। इस क्वेश्चन को करते हैं। लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√3। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? tan में होती है 30 की वैल्यू। तो थीटा से कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ऑप्शन सॉरी 30, ऑप्शन नंबर दिस। तो ये काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी इजी सवाल था, बेहतरीन सवाल। कह रहा जब किसी संख्या को n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 2 आता है। कह रहा n स्क्वायर हो उससे 5 से विभाजित किया जाए, n से विभाजित नहीं, n को 5 से विभाजित। ठीक है, तो 5 वाले केस में क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। क्लियर है? आगे बढ़ें? चलो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। हम किसी संख्या को n को कोई संख्या मान लेते हैं। ठीक, कह रहा शेषफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 आने का मतलब यही है, अगर मैं यहाँ पर 20 लिखूँगा तो शेषफल नहीं आएगा। 20 ना लिख करके कितना लिखूँ? 22 लिखूँ। ठीक है, तो 22 लिखूँ तो कितना आ जाएगा? 22 ना लिख करके 12 ही लिख देते हैं, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो 5 को ये n की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूँ? 12 ले रहा हूँ, 12। तो 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 2। शेषफल आया 2, जो कि हमसे कह रहा शेषफल 2 आता है। और इस 12 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर 144। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 4 4। ठीक, और 5 कितना? 40। सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं? 40। तो देखो शेषफल कितना आया? 4 आया। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये रूल 22 पर काम नहीं करेगा।
22 पर अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को कितना हो जाएगा 20, ये आ जाएगा 2। अब अगर 22 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा 484 होगा कि नहीं, हाँ या ना। अब देखो 484 को 5 से डिवाइड करो, 484 को जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 9 जा 45, 3 4 और 6 जा 30। देखो आखिरी में कितना आया शेषफल 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एक कार का हर मूल्य हर साल 20% की दर से घटता है। 2 वर्ष बाद कार की कीमत इतनी होगी। कार की मूल्य कीमत ज्ञात करो। अभी जो कीमत होगी वो तो ज़्यादा ही होगी, वो जो भी होगी 1 माइनस 20/100 टू द पावर ऑफ कितनी साल बाद, 2 साल बाद। तब उसकी कीमत कितनी हो जाएगी 48 के आगे 1 2 3 और 4 जीरो। ठीक, यह आ जाएगा 1/5, 5 गर्म 5 और 4, तो x बराबर 4/5 और 4/5 बराबर ये कितना हो जाएगा 48 के आगे 1 2 3 4 16 25 16 3 48 यानी कि 30,000 ये आ जाएगा। 5 बजे 25 25 3 75 75 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए। वेयर इज द ऑप्शन, अभी की कीमत कितनी है, ऑप्शन नंबर डी 7,50,000 रुपये है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। जब 5 आदमी 12 दिन तक एक दीवार बना सकते हैं तो 10 दिनों में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। देखो 5 आदमी 12 दिन में कोई दीवार बना रहे तो 12 पंचे 60 काम वो कर रहे हैं। ठीक, अब इस 60 का 50% अधिक का मतलब हो गया 150/100, 5 3 15 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 30, 3 त्रिका 9, 90 हो गया, है कि नहीं। कह रहा है कि बनाने के लिए कितने पुरुषों की अधिक आवश्यकता होगी 10 दिनों में। अगर 90 को हम 10 से डिवाइड करें, क्योंकि देखो मेन और डेज मिला करके ही तो ये 90 काम होगा। अगर दिन है उसके पास 10 तो 10 को डिवाइड करो तो मेन कितने आ जाएंगे 9। क्लियर। तो हमसे क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कितने आदमी की जरूरत होगी, कह रहा कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, वो भी अधिक, 50% अधिक दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों, तो फिर 9, तब आंसर 9 है। ठीक, कितने पुरुष और अधिक की आवश्यकता होगी, तो पहले 5 हैं, 4 और बढ़ा दोगे तो 9 हो जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए आंसर 9 है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है, मेरे ख्याल से ये वाला आप लोग ट्राई करो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, ये आप ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या आया। इस क्वेश्चन को करते हैं। x/y, इसकी वैल्यू कितनी है 3/4 है। कह रहा है कि 4x + 3y अपॉन 4y - 4x, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 रख लें। x की वैल्यू 3 तो 4 × 3 + 3 × 4 प्लस 4 × 4 - 4 × 3। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पर आपका 4 3 12, 4 3 12, तो 12 12 हो जाएगा आपका 24 और नीचे आ जाएगा 4 चौक 16, 4 3 12, तो नीचे आ जाएगा आपका 4, तो ये आ जाएगा 24/4, तो 4 छंग 24 यानी 6 और 1 6/1, यह हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 60 मीटर ऊंची इमारत एक शीर्ष से एक टावर के नीचे का अनुमान को ऊपर से देख रहा है, ये यहाँ से अनुमान को, ये कह रहा 30 और 60 है।
ये आपका 30 है और ये आपका 60 है कि नहीं। टावर की ऊंचाई, अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गलत हो गया। ऊंची इमारत के शीर्ष से, इमारत एक यहाँ इमारत बनी है, एक टावर बना हुआ है, ठीक। और ये कह रहा है कि इसके शीर्ष से, शीर्ष और नीचे के अनुमान कोण, यानी शीर्ष का अनुमान कोण कितना है 30 है, ये आपका 30 बना रहा है, ठीक है। और नीचे, नीचे का मतलब उसके पैर को देख रहा है, पाथ को देख रहा है, तो वो कितना बना रहा है 60 बना रहा है। बेसिकली ये एंगल ऊपर से बन रहा है, ठीक है। ये आपका 30 बन रहा होगा और ये टोटल आपका 60 बन रहा होगा, जिसके कारण हमने रिफ्लेक्सिव एंगल नीचे शो किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये है जो आपका वो है 60 मीटर की इमारत। अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ, तब कोई दिक्कत। कह रहा टावर की ऊंचाई कितनी है, तो x ना मान के h मान लो, ज़्यादा सही है, ठीक। तो ये वाले टावर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 60 माइनस h। तो ट्राइंगल सबसे पहले tan थीटा, ये 30 वाले में लेते हैं, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 60 माइनस h, और बेस कितना है वो है y। और ये किसके बराबर है, tan 60 के बराबर है, tan 30 के, तो 1/√3। क्लियर। तो 60 माइनस h और इंटू में √3 बराबर ये आ जाएगा y के। क्लियर। अब tan 60 की वैल्यू किसके बराबर है, tan 60 की, ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू है √3 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 60 अपॉन बेस, बेस कितना है y। तो y इज इक्वल टू कितना 60/√3। अब √3 का हम ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो आ जाएगा 60√3 अपॉन में 3, डिवाइड मार दो तो ये 20 आ जाएगा, दैट इज़ 20√3। क्लियर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है एच निकालना है हमें। ये रहा एच, यहाँ से एच निकाल सकते हैं क्योंकि वाई की वैल्यू आ गई है। तो 60 माइनस एच और ये आ जाएगा √3 बराबर, ये वाई के बराबर है, और जो कि वाई की वैल्यू कितनी है 20√3 है कि नहीं। √3 से √3 कैंसिल, तो 60 माइनस एच की वैल्यू किसके बराबर है 20 के बराबर। तो 60 माइनस 20 इज इक्वल टू एच के बराबर। तो एच इज इक्वल टू वाट 40 मीटर। क्लियर हुआ। तो 40 मीटर हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 50 कम करने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। मूल विक्रय मूल्य क्या है। चलिए एक मिनट ज़रा इसको ट्राई करिए, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड ट्राई करेंगे आप लोग। ओके, तो आप लोगों ने लगाया इस सवाल को, आई थिंक सो आप लोगों ने लगाया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपये कम करने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है। मूल विक्रय मूल्य क्या होगा, 5% का लाभ 5% की हानि। तो ठीक है, मान लो कोई मूल्य विक्रय मूल्य मान लो कॉस्ट प्राइस, एग्जांपल ग्रुप में कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपये, ठीक। अब 100 रुपये हुआ क्या कि इसका 5% का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी 105 रुपये हो जाएगी ना।
अच्छा, उसी का ही अगर हम 5% का लॉस, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 95 रुपये हो जाएगी। और इन दोनों के बीच का अंतर, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होगी, इन दोनों के बीच का अंतर यानी 105 माइनस 95, और ये हो जाएगा अंतर, वो किसके बराबर है? 50 के बराबर है। यानी 10 का अंतर 50 के बराबर है, तो एक का अंतर 5 के बराबर हुआ। 50/10 यानी एक का अंतर 5 के बराबर हुआ। और एक का अंतर अगर 5 के बराबर है तो 100 का अंतर कितने के बराबर होगा? 500 के। तो हमारा आंसर कितना है? 500। क्लियर हुआ? मान लो 100x है, ठीक, तो 105x और 95x। यहाँ x लगा के बताते हैं ना हमेशा, तो 10x, तो x की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू 5 उठा कर रख लीजिए, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 500 होगी। और वैसे भी अगर मैं एक बात कहूँ, क्या 50 रुपये कम करने पर, 50 रुपये कम करने का मतलब है 500 में अगर हम 50 रुपये कम करेंगे तो 450 का सामान हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना होगा? 5% का लॉस ही तो हुआ। क्लियर? एक सेकेंड, हमसे कह रहा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो पूछ ही नहीं रहा था। विक्रय मूल्य, तो कॉस्ट प्राइस हमारी आई है 500 रुपये, ठीक है। वही मैंने सोचा ये क्या बात हुई। सेलिंग प्राइस क्या होगी? 500 का 5%, 5% बढ़ा के, यानी 105/100, 2 जीरो, 525 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 525। हमारा आंसर कितना है? 525 है। मुझे लगा कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस पूछा गया है। विक्रय मूल्य साफ साफ लिखा हुआ नहीं यहाँ विक्रय मूल्य, इसलिए। अब सीधी सी बात है, 525 है। अगर मैं इसकी जगह 5% लाभ कमाने के लिए सोचूं, 50 रुपये बढ़ाने के लिए, ठीक, 500 की समान होती, ठीक। 5% का लाभ का मतलब हो गया 25 रुपये ज़्यादा, तो 525 का बिकता। 5% नुकसान का मतलब हो गया 475 रुपये, है कि नहीं? और इन दोनों में देखो ज़रा, है कि नहीं 50 का डिफरेंस? बस इस हिसाब से भी मैं देख लेता। तो मुझे लग रहा था कि ये और ये तो नहीं हो सकते, हाँ इन दोनों में से कुछ और हो सकता है। पर क्रय मूल्य में सोच रहा था फिर ये होगा, विक्रय मूल्य ये होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। जब 10 मीटर ऊंचे खंबे की छाया को इतने मीटर होती है, ये है खंबा और ये है इसकी शैडो। 10 मीटर ऊंचा खंबा है और 10√3 मीटर इसकी छाया है। ये हो गया 30/30 क्या होता है? tan थीटा बराबर 10/10√3, तो 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। ये √3 किस में होती है? tan की वैल्यू tan 30 की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि आज का आखिरी क्वेश्चन है कि यदि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है? 56 है। अंतर 56 है, तो क्रमागत विषम पूर्णांक कितने हैं? वाह बढ़िया। तो अगर एक विषम पूर्णांक x होगा तो दूसरा कितना होगा? x+1? नहीं जनाब, x+2। क्योंकि अगर विषम विषम में कोई सम संख्या जोड़ोगे तभी तो वो विषम रहेगी। इनके वर्गों का अंतर, तो इसका अंतर वर्ग निकालो, इसका अंतर वर्ग निकाल लो, तो x+2 का होल स्क्वायर माइनस x², और इनके अंतर कितना है? 56 है। तो x² प्लस 2 जो 4 प्लस का ये आ जाएगा 4x माइनस का x² बराबर किसके बराबर है? 56 के बराबर है। इससे ये कट गया, 4 उधर जाना है, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56 में से 4 जाएगा तो 52, 13 चौको 52 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। यानी कि पहली संख्या कितनी होगी? 13। दूसरी संख्या कितनी होगी? 13 और 2 15। फिलहाल 13 तो यहाँ दिखा, 15 भी यहीं दिखा,
और कहीं तो दिखा नहीं, 15 दिखा पर 13 नहीं दिखा। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और चीज़ों को समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जवाब दीजिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स आपके लिए इसलिए भी खाली है कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।